गुड मॉर्निंग। मैं डॉक्टर सुरेश कुमार शर्मा, एसोसिएट प्रोफेसर आदरणीय गवर्नमेंट कॉलेज रामगढ़ शेखावाटी। आपको कल मेरे वीडियो में मैंने एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट पढ़ाया था। आज हम उसमें अगला पार्ट क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट का अध्ययन करेंगे, अर्थात लागत का वर्गीकरण। किसी भी निर्माणी कंपनी में किसी प्रोडक्ट की जो कॉस्ट हम ज्ञात करते हैं उसका क्लासिफिकेशन करने के लिए कुल मिलाकर 7 तरह के क्लासिफिकेशन हमने लिए हैं। पहला है अकॉर्डिंग टू नेचर ऑफ एक्सपेंसेस, दूसरा है अकॉर्डिंग टू कॉस्ट सेंटर्स, अकॉर्डिंग टू फंक्शंस, अकॉर्डिंग टू ट्रांजैक्शंस और वेरिएबिलिटी, अकॉर्डिंग टू मैनेजमेंट डिसीजंस, अकॉर्डिंग टू प्रोडक्शन प्रोसेस, अकॉर्डिंग टू टाइम। अर्थात लागत का विश्लेषण करने के लिए हमें कुल मिलाकर के 7 वर्गीकरण हमें किए हैं। पहला वर्गीकरण है अकॉर्डिंग टू नेचर ऑफ एक्सपेंसेस, अर्थात व्यय की प्रकृति के अनुसार वर्गीकरण। इसको हमने 3 भागों में लिया है। नंबर 1 इज मटेरियल, नंबर 2 इज लेबर, नंबर 3 इज एक्सपेंसेस। यहाँ मटेरियल अर्थात कच्ची सामग्री की लागत से आशय है कि उस वस्तु को प्राप्त करने में लगने वाला मूल्य, सामग्री खरीदने में लगने वाला भाड़ा, कर व शुल्क, बीमा इसमें शामिल होते हैं। लेकिन व्यापारिक बट्टा, छूट, शुल्क वापसी, मोड वेट, सेन वेट, अगर इस पर कोई व्यय हुआ है तो वो सामग्री लागत में से हम घटा देते हैं। हमारी सामग्री जो है प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष 2 रूप में हम यूज करते हैं। दूसरा है लेबर, जिसको हम वेजेज के नाम से भी जानते हैं, मजदूरी। मजदूरी में हम सभी स्थायी कर्मचारियों की मजदूरी, अस्थायी कर्मचारियों की मजदूरी व ठेकेदार कर्मचारियों को दी जाने वाली मजदूरी इसमें शामिल करते हैं। इसमें वेतन व मजदूरी के अलावा जितने भी परिलाभ हैं, जैसे भविष्य निधि में अंशदान, ग्रेच्युटी में अंशदान, या राज्य बीमा जो कर्मचारियों की है उसमें अंशदान, कोई बोनस, कोई पुरस्कार या अवकाश के बदले नकद भुगतान या छुट्टियों का वेतन यदि हमने दिया है तो वो भी इसमें शामिल होता है। तीसरा है एक्सपेंसेस, व्यय, अर्थात सामग्री और श्रम के अलावा जो कुछ भी अन्य व्यय होते हैं वो हम 3rd कैटेगरी में रखते हैं, चाहे वो नेचर इनकी डायरेक्ट की हो चाहे नेचर इनकी इनडायरेक्ट प्रकृति की हो। दूसरा है अकॉर्डिंग टू कॉस्ट सेंटर्स। यहाँ पर हम लागत को 2 भागों में बांटते हैं। एक है डायरेक्ट कॉस्ट और दूसरी है इनडायरेक्ट कॉस्ट, अर्थात प्रत्यक्ष लागत और अप्रत्यक्ष लागत। प्रत्यक्ष लागत में 3 घटक हम मुख्य रूप से शामिल करते हैं, जैसा कि कल के वीडियो में मैंने आपको बताया था। इसमें प्रत्यक्ष सामग्री लागत, प्रत्यक्ष श्रम लागत और प्रत्यक्ष व्यय हम शामिल करते हैं। दूसरा है इनडायरेक्ट कॉस्ट, इसमें अप्रत्यक्ष सामग्री लागत, अप्रत्यक्ष श्रम लागत और अप्रत्यक्ष व्यय हम शामिल करते हैं। तो कुल मिलाकर डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कॉस्ट अगर हम मिला दें तो ये हमारी कॉस्ट बन जाती है। ये मैंने कल के वीडियो में डिटेल में समझाया था। प्रत्येक सामग्री लागत में किसी उपकार्य के संबंध में लगने वाली सभी प्रकार की सामग्री, उसकी लगने वाली मजदूरी, उस पर लगने वाले प्रत्यक्ष व्यय शामिल होते हैं। और इनडायरेक्ट कॉस्ट जो है उसको हमने ऊपरी व्यय नाम दिया था, अर्थात हम इन्हें ऊपरी व्यय के रूप में भी जानते हैं। क्लासिफिकेशन का तीसरा पार्ट है अकॉर्डिंग टू फंक्शंस, अर्थात क्रियात्मक वर्गीकरण, क्रियाओं के अनुसार वर्गीकरण। इसमें पहला भाग लिया हमने फैक्ट्री कॉस्ट। हम इसको वर्क्स कॉस्ट भी कहते हैं, हम इसको मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट भी कहते हैं, हम इनको प्रोडक्शन कॉस्ट के नाम से भी जानते हैं। अर्थात किसी भी फैक्ट्री में जो कारखाना भवन है उससे संबंधित जो भी व्यय हैं वो हम इस कैटेगरी में शामिल करते हैं। जैसे उत्पादन की योजना बनाने के व्यय, तकनीकी नियंत्रण के व्यय, कारखाने के प्रशासन के व्यय, सामान्य कार्यहीन समय की लागत, कारखाने में सुरक्षा संबंधी व्यय, श्रमिक कल्याण पर होने वाले व्यय, अस्पताल और कैंटीन के व्यय, जो प्लांट और मशीन है उनकी डिप्रिसिएशन, मूल्यह्रास, कारखाने में काम आने वाले भवन, संयंत्र, मशीनों की मरम्मत, उनका रख रखाव, उनकी बीमा या किस्म नियंत्रण के जो खर्चे हैं वो हम सब फैक्ट्री कॉस्ट में शामिल करते हैं। ये फैक्ट्री ओवरहेड है एक तरीके से। दूसरा पार्ट हमने लिया इसमें हुआ एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट,
इसको हम ऑफिस कॉस्ट के नाम से भी जानते हैं। अर्थात प्रशासनिक लागतों में किसी संगठन की सामान्य प्रबंधन के लिए जो व्यय होते हैं हम उनको इसमें शामिल करते हैं। ये सामान्यतया अप्रत्यक्ष प्रकृति की लागत होती है, जैसे प्रशासनिक और लेखा कर्मचारियों का वेतन, कार्यालय के सामान्य खर्चे जैसे कार्यालय का किराया, बिजली पानी, टेलीफोन, प्रिंटिंग, स्टेशनरी, पोस्टेज, बैंक शुल्क, अंकेक्षण शुल्क, वैधानिक खर्चे, कार्यालय भवन की मरम्मत, मूल्यह्रास, बीमा, रखरखाव के खर्चे, ये सब हम इन एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट में शामिल करते हैं। थर्ड पार्ट है सेलिंग कॉस्ट या सेलिंग ओवरहेड। इस कैटेगरी में हम सभी अप्रत्यक्ष लागतें जो बिक्री या बिक्री से संबंधित या विक्रय संवर्धन से संबंधित होती हैं हम इसमें शामिल करते हैं, जिसमें मुख्य रूप से विक्रय कर्मचारियों का वेतन, उनका कमीशन, उनकी यात्रा व्यय, विज्ञापन पर व्यय, बाजार सर्वेक्षण के व्यय, बिक्री पर रॉयल्टी या आफ्टर सेल सर्विस, ये सब सेलिंग ओवरहेड्स में हम शामिल करते हैं। चौथा प्रकार है इसमें डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट, डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड भी कहते हैं, वितरण उपरिव्यय। अर्थात इसमें वो लागतें शामिल हैं जो कारखाने में उत्पाद के पूर्ण होकर प्रेषण के लिए तैयार होने से लेकर अंतिम उपभोक्ता तक पहुंचाने पर हमने व्यय की हैं, जैसे परिवहन व्यय, विक्रय योग्य उत्पादों के भंडारण के व्यय, उत्पाद को ग्राहकों तक पहुंचाने के सुपुर्दगी व्यय, डिलीवरी वेन्स एक्सपेंसेस, ये सब हम इसमें शामिल करते हैं। जो भी गोदाम के खर्चे हैं वो इसमें आते हैं। पांचवा है रिसर्च एंड डेवलपमेंट कॉस्ट। अर्थात ये वो कॉस्ट है जो उत्पाद को विकसित करने में या नए नए आविष्कार करने के लिए हमें शोध करनी होती है ताकि उपभोक्ताओं को हमारा माल अधिक पसंद आए। उस उत्पाद को विकास करने के खर्चे इसमें सब शामिल होते हैं। नेक्स्ट है अकॉर्डिंग टू ट्रांजेक्शंस और वेरिएबिलिटी, अर्थात परिवर्तनशीलता या व्यवहार के आधार पर लागत का वर्गीकरण। इसमें पहला पार्ट हमने लिया है वो है फिक्स्ड कॉस्ट, फिक्स्ड ओवरहेड भी कह सकते हैं इनको। तो स्थिर लागत वह लागत है जो अल्प अवधि में गतिविधि के आकार या मात्रा में परिवर्तन होने पर बदलती नहीं है, अर्थात उत्पादन या विक्रय के घटने पर घटती नहीं है और उत्पादन और विक्रय के बढ़ने पर बढ़ती नहीं है। अर्थात अल्पकाल में ये लागतें स्थिर रहती हैं, इसमें किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं होता, जैसे वेतन, किराया, अंकेक्षण शुल्क, मूल्यह्रास वगैरह। दूसरा पार्ट है इसमें वेरिएबल कॉस्ट या वेरिएबल ओवरहेड। ऐसी लागतें जो उत्पादन या विक्रय बढ़ने पर उसी अनुपात में बढ़ जाती हैं और उत्पादन और विक्रय घटने पर उसी अनुपात में घट जाती हैं, अर्थात गतिविधि के आकार के साथ साथ ये बदलती रहती हैं। हम उनको परिवर्तनशील लागतों के नाम से जानते हैं। इसके कुछ उदाहरण हम समझ सकते हैं, जैसे सामग्री लागत, प्रत्यक्ष श्रम लागत, विक्रय पर कमीशन, भाड़ा, पैकिंग वगैरह वगैरह। तीसरा पार्ट है सेमी वेरिएबल ओवरहेड या सेमी वेरिएबल कॉस्ट, अर्ध परिवर्तनशील उपरिव्यय। ऐसे वे जो अप्रत्यक्ष प्रकृति के तो हैं लेकिन न तो वो स्थायी हैं न परिवर्तनशील, अर्थात उत्पादन बिक्री के बढ़ने पर बढ़ते तो हैं लेकिन अनुपात से कम बढ़ते हैं और उत्पादन बिक्री घटने पर घटते तो हैं लेकिन कम अनुपात में घटते हैं। हम उनको सेमी वेरिएबल ओवरहेड के नाम से जानते हैं, जैसे कारखाने का निरीक्षण, रखरखाव के व्यय, पावर के खर्चे वगैरह। नेक्स्ट जो है वो है अकॉर्डिंग टू मैनेजमेंट डिसीजन, प्रबंधकीय निर्णयों के अनुसार लागतों का वर्गीकरण। इनमें वो लागतें हैं जो डिसीजन मेकिंग में हम उपयोग में लाते हैं। सबसे पहली है मार्जिनल कॉस्ट, जिसको हम सीमांत लागत के नाम से जानते हैं। अर्थात सीमांत लागत से आशय उस लागत से है जो वर्तमान जो उत्पादन मात्रा है उससे एक अतिरिक्त इकाई का उत्पादन करने पर कुल लागत में जो परिवर्तन होता है वह सीमांत लागत होती है। मान लीजिए 1000 इकाइयों पर हमारे 10,000 रुपये खर्च हो रहे हैं और 1001वीं इकाई हम बनाएं, उस पर हमारे अगर 10,006 रुपये टोटल कॉस्ट आती है तो एक अतिरिक्त इकाई के उत्पादन पर जो 6 रुपये कॉस्ट बढ़ी है वो हमारी मार्जिनल कॉस्ट है। हम इसको सीमांत लागत के नाम से जानते हैं। ये परिवर्तनशील प्रकृति की लागत होती है।
डिसीजन मेकिंग में दूसरी लागत है वो है डिफरेंशियल कॉस्ट। इसको हम भेदात्मक लागत भी कहते हैं, अंतरीय लागत भी कहते हैं। अर्थात गतिविधि को एक स्तर से दूसरे स्तर में परिवर्तित करने पर कुल लागत में जो परिवर्तन होता है वह है हमारी भेदात्मक लागत होती है। मान लीजिए 90% कैपेसिटी पर हमारी फैक्ट्री चल रही है, उस पर हमारे 1 लाख रुपये खर्च हो रहे हैं। हमने 100% कैपेसिटी बढ़ा दी, 1,20,000 रुपये खर्च हुई टोटल कॉस्ट के रूप में, तो जो एक्स्ट्रा खर्चा 20,000 बढ़ गया, दैट इज डिफरेंशियल कॉस्ट। हम इसको इंक्रीमेंटल कॉस्ट के नाम से भी जानते हैं। तीसरा है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। डिसीजन मेकिंग में अवसर लागत जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है, इसका भी महत्वपूर्ण रोल होता है। अवसर लागत का आशय है कि किसी वर्तमान विकल्प को त्यागने पर जो लाभ हम प्राप्त करते थे उसको त्यागना, वो हमारे लिए अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है। अर्थात अवसर लागत पर विचार उस अवस्था में करते हैं जब किसी योजना, उपयुक्त निवेश का चयन करना हो या किसी निवेश विकल्प की व्यवहारिकता परखनी हो। जैसे एक मशीन है जो वर्तमान में एक उत्पाद के उत्पादन के लिए उपयुक्त हो रही है, उससे हम 60,000 रुपये वार्षिक अर्जित कर रहे हैं। इस मशीन को हम एक अन्य उत्पाद एक्स में भी प्रयुक्त कर सकते हैं। तो ऐसी स्थिति में हमें वर्तमान लाभ 60,000 रुपये त्यागना होगा। तो ये त्यागा गया जो लाभ है ये हमारे लिए अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कहलाती है, अवसर लागत। नेक्स्ट है रिप्लेसमेंट कॉस्ट, जिसको हम प्रतिस्थापन लागत के नाम से जानते हैं। ये भी डिसीजन मेकिंग की महत्वपूर्ण लागत है। जब किसी संपत्ति को प्रतिस्थापित करना हो, अर्थात उसे बदलना हो, तो उसका वर्तमान चालू बाजार मूल्य, बाजार में वो संपत्ति कितने रुपए में हमारे पास आएगी, वो पेमेंट हमारे लिए जो करेंगे हम, वो रिप्लेसमेंट कॉस्ट है। मान लीजिए कि हम एक प्लांट हमारे पास है जिसका हम उपयोग कर रहे हैं पिछले 5 साल से, उसका आज एप्लीकेट मूल्य 5 लाख रुपये है। उसको अगर हम बदलना पड़े और नया प्लांट हम लगाएं उसकी जगह, वो 8 लाख में आए, तो हमारे लिए रिप्लेसमेंट कॉस्ट 8 लाख रुपये कहलाएगी। नेक्स्ट है रिलेवेंट कॉस्ट। किसी विशिष्ट उद्देश्य या परिस्थिति से संबंधित लागतें होती हैं। ये वो लागतें हैं जो किसी भी उत्पाद के उत्पादन में महत्वपूर्ण हैं, जो उत्पादन में प्रयुक्त होती हैं। इनके बिना वस्तु का उत्पादन नहीं हो सकता, वो हम इसमें शामिल करते हैं। नेक्स्ट है इम्पुटेड कॉस्ट। ये परिकल्पित लागतें कहलाती हैं, अर्थात काल्पनिक लागतें हैं जिसमें नगद लेन देन नहीं होता है, केवल निर्णय के उद्देश्य से इनकी गणना की जाती हैं। हम इनको इनपुटेड या आरोपित लागतों के नाम से जानते हैं। ये केवल निर्णय में काम आती हैं। संक कॉस्ट, डूबत लागतें, ये एक तरीके से ऐतिहासिक लागतें हैं जो व्यय हो चुकी हैं, अर्थात पिछली अवधि में ये लागतें डूब चुकी हैं और अब किसी विचाराधीन विशेष समस्या निर्णय से संबंधित नहीं है। जैसे प्लांट पर मूल्य ह्रास हम अपेक्षित कर चुके, वो हमारे लिए संक कॉस्ट है। हम उसको डूबी हुई लागत के रूप में मानते हैं क्योंकि हमने उसको राइट ऑफ कर दिया है। नेक्स्ट है नॉर्मल कॉस्ट, सामान्य लागत। ये वह लागत है जो सामान्यतः किसी उत्पाद के एक नियत स्तर पर उन परिस्थितियों में आती हैं जिनमें उत्पाद का वह स्तर प्राप्त होता है, अर्थात उस वस्तु को उत्पादित करने में जो वे होंगे नॉर्मल परिस्थितियों में, सामान्य परिस्थितियों में, वो सब कॉस्ट इसमें शामिल होती हैं। अब नॉर्मल कॉस्ट, ये असामान्य या विशेष लागत है जो प्रायः अनियमित और अप्रत्याशित होती है तथा उत्पादन की किसी असामान्य परिस्थितियों के कारण आती हैं। इनको हम लागत लेखों में शामिल नहीं करते हैं, सीधे ही कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं। जैसे आवश्यकता से अधिक सामग्री का क्षय होना, सामग्री के अलावा कार्यहीन समय बहुत ज़्यादा हो जाना, मशीन टूट जाना, पावर फेल होना, ऐसे अनेक कारण हमारे व्यापार कार्य में हो सकते हैं जो अबनॉर्मल कॉस्ट पैदा करते हैं। इसको हम कॉस्ट पर यूनिट ज्ञात करते समय इग्नोर करते हैं। नेक्स्ट है अकॉर्डिंग टू प्रोडक्शन प्रोसेस। इसमें हमने पहला लिया है बैच कॉस्टिंग, समूह की लागत। बहुत सी कंपनियां जो दवाइयां बनाती हैं, बिस्किट बनाती हैं, टॉफ़ी बनाती हैं, तो यहाँ समूह में उत्पादन होता है और उसमें समूह में उत्पादन होने पर उस वस्तु की प्रति इकाई लागत निकालकर समूह की लागत ज्ञात करते हैं। तो एक लागत समूह से संबंधित इकाई को हम समूह लागत या बैच कॉस्ट के नाम से जानते हैं।
जो खास करके मेडिसिन, बिस्किट्स इंडस्ट्रीज में उपयोग होती है। प्रोसेस कॉस्ट, अगर कोई उत्पाद एक से अधिक चरणों में उत्पादन होता है, जैसे प्रथम प्रक्रिया का उत्पादन, दूसरी के लिए कच्चा माल, दूसरी प्रक्रिया का उत्पादन, तीसरी प्रक्रिया का कच्चा माल, तीसरी का उत्पादन, चौथी प्रक्रिया के लिए कच्चा माल, तो विभिन्न चरणों में जो माल उत्पादन होता है वहाँ प्रत्येक चरण पर अर्थात प्रत्येक प्रक्रिया पर हमें लागत याद करनी होती है, जिसे हम प्रोसेस कॉस्ट के नाम से जानते हैं। जैसे शुगर इंडस्ट्री है, पेट्रोलियम इंडस्ट्री है, इनमें अनेक चरणों में उत्पादन होता है, तो प्रत्येक चरण या प्रत्येक प्रक्रिया की लागत प्रक्रिया लागत के नाम से जानी जाती है। ऑपरेटिंग कॉस्ट, ऐसी संस्थाएं या ऐसी कंपनियां जो किसी वस्तु का उत्पादन तो नहीं करती बल्कि हमें सेवाएं प्रदान करती हैं, जैसे रोडवेज, बसें, रेलवे, बिजली सप्लाई कंपनियां, टेलीफोन इंडस्ट्रीज, होटल्स, ये हमें सेवाएं प्रदान करती हैं। तो प्रदान की गई सेवाओं के लिए प्रति इकाई लागत याद करना या उस सेवा की कुल लागत याद करना ऑपरेटिंग कॉस्ट कहलाती है, जिसको हम परिचालन लागत के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट है कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट, संविदा लागत या ठेका लागत। आजकल हम देखते हैं कि बहुत से काम कॉन्ट्रैक्ट्स पे होते हैं, संविदा पे होते हैं, ठेके पर होते हैं। तो ऐसी स्थिति में ये वह लागत है जो कोई काम करने वाले और काम कराने वाले के मध्य परस्पर सहमति से स्वीकृत शर्तों और अनुबंध के अनुसार काम संपन्न करने पर आती है। हम उसको कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट या ठेका लागत के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट है जॉइंट कॉस्ट, इसको संयुक्त लागत भी कहते हैं। ये वे लागतें हैं जो दो या दो से अधिक उत्पादन जो एक ही कच्चे माल से बनते हैं, जब तक वो पृथक पृथक नहीं हो जाएं, उस स्तर तक लगने वाली सभी लागतें जॉइंट कॉस्ट कहलाती हैं। जैसे क्रूड ऑयल इंडस्ट्री में क्रूड ऑयल को जब तक पेट्रोल, डीजल, केरोसिन या अन्य उप उत्पादों में जब तक विभाजन नहीं होता, तो एक स्तर तक कुल लागतें हमारी संयुक्त लागतें होती हैं, जो भी चाहे सामग्री के रूप में हमने व्यय की हों, चाहे श्रम के रूप में, चाहे वो हमने व्ययों के रूप में भुगतान की हों, वो हमारे लिए जॉइंट कॉस्ट कहलाती हैं। नेक्स्ट क्लासिफिकेशन है अकॉर्डिंग टू टाइम, समय के अनुसार वर्गीकरण। इसमें पहला वर्गीकरण हमने लिया है हिस्टोरिकल कॉस्ट, अर्थात ऐतिहासिक लागतें। किसी संपत्ति को प्राप्त करने या माल का उत्पादन करने या सेवाएं प्रदान करने पर वास्तव में व्यय की गई राशि ऐतिहासिक लागत कहलाती है, अर्थात जो कॉस्ट हम इनकर्ड कर चुके वो हमारे लिए हिस्टोरिकल कॉस्ट कहलाती है। प्री डिटरमाइन कॉस्ट, पूर्व निर्धारित लागतें। किसी उत्पाद के लिए उसके उत्पादन से पूर्व लागत को प्रभावित करने वाले सभी घटकों के विस्तृत विवरण और लागत के आंकड़ों के आधार पर अग्रिम रूप से जो लागत हमने परिकल्पित कर ली है, ज्ञात कर ली है, वो हमारे लिए पूर्व निर्धारित लागत कहलाती है। तीसरा है स्टैंडर्ड कॉस्ट, परमाप लागत या मानक लागत भी कहते हैं। एक पूर्व निर्धारित मान या मानकों के आधार पर वास्तविक लागत का आकलन वस्तु के उत्पादन होने से पहले अगर हम करते हैं निश्चित मानकों के आधार पर, तो हम उसको स्टैंडर्ड कॉस्ट या मानक लागत या परमाप लागत के नाम से जानते हैं। ये प्री डिटरमाइन कॉस्ट से मिलती जुलती है, लेकिन फ़र्क इतना है कि इसमें हम हमारे मानक स्थापित करते हैं, स्टैंडर्ड्स, उनके अनुसार इनका हम पूर्वानुमान करते हैं। नेक्स्ट है एस्टिमेटेड कॉस्ट, अनुमानित लागतें। किसी उत्पाद को प्रक्रिया के क्रियान्वयन से पहले या विक्रय आदेश स्वीकार करने से पहले भी अग्रिम रूप से ज्ञात की जाए तो वो एस्टिमेटेड कॉस्ट होती है। मान लीजिए हमारे पास कोई कोटेशन आता है कि ये माल हमें सप्लाई करना है, तो उस कोटेशन को सप्लाई करने से पहले उसको उत्पादन करने में हमारी जो लागतें लगेंगी, चाहे वो मटेरियल, लेबर, ओवरहेड जो भी लगे, हम उसका एक अनुमान लगाते हैं, जिसको हम कोटेशन प्राइस भी कह सकते हैं। उसके अनुमान में जो लागत हम याद करते हैं वो हमारे लिए एस्टिमेटेड कॉस्ट होती है, जिसमें संभावित लाभ जोड़कर हम कोटेशन प्राइस तय करते हैं। तो अनुमान लागत हम याद कर सकते हैं। मैंने जो ये क्लासिफिकेशन दिया है ये एक आदर्श क्लासिफिकेशन है। इसके अलावा भी हम और क्लासिफिकेशन दिखा सकते हैं, लेकिन मुख्य रूप से अध्ययन के दृष्टिकोण से जो लागतें हमारे काम में आती हैं उनको मैंने आपको समझाया है। कुछ लागतें और भी हो सकती हैं इसमें, जैसे अवॉइडेबल, अनअवॉइडेबल कॉस्ट, हम उनको भी समझ सकते हैं। अब हम समझते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट इन डिफरेंट ग्रुप्स, अर्थात हमने जो लागत के तत्व पढ़े हैं और जो लागत का वर्गीकरण पढ़ा है उसके आधार पर
हम डिफरेंट ग्रुप्स में लागत को बांटते हैं। पहला ग्रुप हमारा फंक्शनल क्लासिफिकेशन, दूसरा है एलिमेंट वाइज क्लासिफिकेशन, तीसरा है कॉस्ट कंपोनेंट्स और अकाउंटिंग क्लासिफिकेशन। तो फंक्शनल क्लासिफिकेशन में सबसे पहले हम याद करते हैं प्रोडक्शन कॉस्ट, जिसमें हमारी डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट वेजेस, डायरेक्ट एक्सपेंसेस और फैक्ट्री ओवरहेड शामिल होते हैं। अगला पार्ट आता है हमारा एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड, जिसको हम ऑफिस ओवरहेड भी कहा था, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड और रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्सपेंसेस। अर्थात हमने इसका हम 4 पार्ट कर दिए कॉस्ट के: प्रोडक्शन कॉस्ट, एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट एंड रिसर्च एंड डेवलपमेंट कॉस्ट। एलिमेंट वाइज अगर हम एनालिसिस करें तो सबसे पहला पार्ट हमारा डायरेक्ट कॉस्ट, जिसको हम प्राइम कॉस्ट भी कहते हैं। इसमें डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट वेजेस और डायरेक्ट एक्सपेंसेस इंक्लूड होते हैं। दूसरा है इनडायरेक्ट कॉस्ट, जिसको हम ओवरहेड भी कहते हैं। इसमें हमारे फैक्ट्री ओवरहेड, ऑफिस ओवरहेड, सेलिंग ओवरहेड एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड शामिल करते हैं। और अगर प्रॉफिट जोड़ दें तो हमारी सेल्स ज्ञात हो जाती है। कॉस्ट कंपोनेंट्स, कॉस्ट शीट हम बनाएंगे, स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट बनाएंगे तो कॉस्ट कंपोनेंट पहला है डायरेक्ट मटेरियल, दूसरा डायरेक्ट लेबर, तीसरा डायरेक्ट एक्सपेंसेस। इन तीनों के योग से हमारी डायरेक्ट कॉस्ट बन जाती है प्राइम कॉस्ट। अगर हम इसमें मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस और ले लें तो ये बन जाती है वर्क्स कॉस्ट, वर्क्स कॉस्ट बन जाएगी। अगर हम एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस ले लें तो ये बन जाएगी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। अगर हम सेलिंग ओवरहेड, डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड और ये सब खर्चे यूज कर लें तो ये बन जाती है कॉस्ट ऑफ सेल्स, जिसको हम टोटल कॉस्ट भी कह सकते हैं। ठीक है, और टोटल कॉस्ट में यदि हम प्रॉफिट जोड़ दें तो बन जाती है सेलिंग प्राइस। तो हम कह सकते हैं कि अगर हम क्लासिफिकेशन कॉस्ट को डिफरेंट ग्रुप्स में पढ़ें तो हमें सबसे पहले डायरेक्ट मटेरियल लेनी होती है, उसके बाद डायरेक्ट लेबर, फिर डायरेक्ट एक्सपेंसेस, तीनों का योग करेंगे, दैट इज प्राइम कॉस्ट। प्राइम कॉस्ट में हम मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड जोड़ देंगे तो बन जाएगी वर्क्स कॉस्ट या फैक्ट्री कॉस्ट। फैक्ट्री कॉस्ट में हम एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड जोड़ दें तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बन जाती है। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में बाकी बची हुई हमारे इनडायरेक्ट कॉस्ट जाके जोड़ दें, चाहे वो सेलिंग की हो, चाहे डिस्ट्रीब्यूशन की हो, चाहे रिसर्च एंड डेवलपमेंट की हो, तो बन जाएगी कॉस्ट ऑफ सेल्स या टोटल कॉस्ट। और हम डिजायर्ड प्रॉफिट जोड़ दें, हमारा जो प्रॉफिट है, तो बन जाएगी सेलिंग प्राइस। तो इस प्रकार से हम विभिन्न ग्रुप्स में कॉस्ट का क्लासिफिकेशन कर सकते हैं। स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट जब हम बनाते हैं तो इस चार्ट से हम स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट या कॉस्ट शीट को भली भांति समझ सकते हैं। जब हम कोई भी कंपनी के लिए अगर कॉस्ट शीट बनाएं तो सबसे पहले हमें डायरेक्ट मटेरियल छांटनी होती है, जैसा कि मैंने आपको कॉस्ट क्लासिफिकेशन समझाया। डायरेक्ट मटेरियल में अगर हम डायरेक्ट लेबर जोड़ दें और डायरेक्ट एक्सपेंसेस जोड़ दें तो ये तीनों पार्ट अगर मिला दें तो ये प्राइम कॉस्ट बन जाती है, जिसको हमने डायरेक्ट कॉस्ट या मूल लागत के नाम से जाना है। प्राइम कॉस्ट में हमें जोड़ने होते हैं फैक्ट्री ओवरहेड, जो वर्क्स ओवरहेड, मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड, प्रोडक्शन ओवरहेड के नाम से जाने जाते हैं। इन सबको जोड़ दें तो बन जाती है फैक्ट्री कॉस्ट, जिसको वर्क्स कॉस्ट भी कहते हैं। वर्क्स कॉस्ट में हम जोड़ दें एडमिनिस्ट्रेटिव एंड ऑफिस ओवरहेड तो ये योग कहलाएगा हमारे लिए कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, अर्थात उत्पादन की लागत, अर्थात यहाँ तक वस्तु का उत्पादन हो चुका है। अब एक एडजस्टमेंट हम करते हैं। अगर हमारे पास ओपनिंग स्टॉक है फिनिश गुड्स का तो हम कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में ऐड करते हैं, और क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स का है तो हम इसको बढ़ा देते हैं। ऐसा करने से कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ जाएगी, अर्थात जो माल हमने बेचा है ये उसकी लागत आ जाएगी, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। इसमें हम सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड अगर ऐड कर दें जो हमने पढ़े हैं तो आ जाएगा कॉस्ट ऑफ सेल्स या टोटल कॉस्ट हमारी बन जाएगी। और टोटल कॉस्ट में अगर हमें परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट दे रखी है या प्रॉफिट की एक सम दे रखी है, अमाउंट दे रखी है, तो वो अगर ऐड कर दें तो हमारी सेल्स बन जाती है। तो इस पैटर्न पर हमें कॉस्ट शीट बनानी होती है, जिसमें सबसे पहले डायरेक्ट मटेरियल, फिर लेबर, फिर एक्सपेंसेस, प्राइम कॉस्ट, फिर फैक्ट्री ओवरहेड, फिर फैक्ट्री कॉस्ट आती है, फिर ऑफिस ओवरहेड जोड़ दें तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, स्टॉक एडजस्टमेंट करने के बाद में कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, सेलिंग ओवरहेड जोड़ने के बाद में कॉस्ट ऑफ सेल्स और प्रॉफिट जोड़ने के बाद में सेल्स आती है। तो इस तरीके से हम स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट बना सकते हैं। कुछ ऐसे आइटम्स हैं जो हम कॉस्ट शीट बनाते समय लागत लेखों में शामिल नहीं करते। सामान्यतः स्टूडेंट्स इनमें गलती कर देते हैं और कॉस्ट शीट गलत बना देते हैं। तो जो मैंने कॉस्ट क्लासिफिकेशन पढ़ाया, एलिमेंट ऑफ कॉस्ट आपको पढ़ाया, उनके अनुसार हमें कॉस्ट शीट बनानी होती है। लेकिन अपवाद स्वरूप कुछ ऐसे भी आइटम हैं जो हमें भूलकर भी कॉस्ट शीट में शामिल नहीं करने हैं, ये भी हमें आने जरूरी है। तो स्टूडेंट्स इन मदों को आप विशेष रूप से ध्यान रखिए, ये लागत लेखों में कॉस्ट शीट में बिल्कुल उपयोग में नहीं लेनी है। इसमें 3 तरह की मदें होती हैं: लाभों का नियोजन, वित्तीय मदें
और असाधारण मदें। अब नॉर्मल नेचर की, फाइनेंशियल नेचर की और अप्रोप्रिएशंस। फॉर एग्जांपल इनकम टैक्स जो आयकर कहलाता है हमारा, वेल्थ टैक्स अर्थात धनकर, ट्रांसफर टू एनी रिजर्व एंड फंड किसी भी प्रकार के संचय व फंड में ट्रांसफर, डिविडेंड लाभांश जो हमने भुगतान किया है, डोनेशंस जो दान हमने दिए हैं, प्रोविजंस किसी भी वस्तु पर कोई प्रोविजन बनाया है, प्रोविजन फॉर डिप्रिशिएशन, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, प्रोविजन फॉर ग्रेच्युटी, कोई भी प्रोविजन बनाया है वो। कैपिटल एक्सपेंडिचर रिटर्न ऑफ कोई भी पूंजीगत व्यय हमने अपलिखित किए हैं, जैसे प्रारंभिक व्यय, प्रीमियम एक्सपेंसेस, डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ शेयर्स, अंडरराइटिंग कमीशन, गुडविल राइट ऑफ, पेटेंट्स राइट ऑफ। तो जो भी पूंजीगत व्यय हमने राइट ऑफ किए हैं वो। लॉस ऑन सेल ऑफ कैपिटल एसेट, कोई भी हमने एसेट बेची है, कैपिटल एसेट, जैसे प्लांट बेचा हमने, बिल्डिंग बेची, भूमि बेची और उस पर हमें कोई लॉस हो गया तो लॉस भी कॉस्ट शीट में नहीं आएगा। इंटरेस्ट ऑन लोन, ऋण पर ब्याज चुकाया, इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर्स, ऋण पत्रों पर ब्याज दिया। डैमेजेस, कोई भी हर्जाना हमें भुगतान करना पड़ा, हमारी गलती से कोई डैमेज हमने पेमेंट किया, कोई फाइन हमने पेमेंट किया या हमने कोई पेनल्टी पेमेंट की, अर्थात कोई भी अर्थदंड या जुर्माना हमने भुगतान किया है तो कॉस्ट शीट में नहीं आएगा। कैश डिस्काउंट जिसको नकद बट्टा कहते हैं। फाइनेंशियल इनकम्स, कोई भी इनकम कॉस्ट शीट में नहीं आती है। इनकम मतलब ऐसी इनकम जो हमने आय के रूप में लेते हैं कि केवल सेल ऑफ स्क्रैप, सेल ऑफ बाई प्रोडक्ट्स को छोड़कर किसी भी प्रकार की आय लागत लेखों में नहीं आएगी। अब नॉर्मल लॉसेज, असामान्य प्रकृति की हानियाँ, जैसे पावर लंबे समय तक फेल हो गया, मशीन टूट गई, मटेरियल हमारी ख़राब हो गई, फैक्ट्री में आग लगने से सामग्री जल गई, ये ऐसे नुकसान हैं जो अब नॉर्मल नेचर के हैं जो कॉस्ट शीट में नहीं आते हैं। चैरिटी अर्थात हमने कोई पुण्य में कोई खर्चा किया है। एनी इनकम एक्सेप्ट सेल ऑफ स्क्रैप, अर्थात रद्दी या अवशेष के अलावा जो बिक्री है इसके अलावा कोई भी आय लागत लेखों में नहीं आती। कॉस्ट ऑफ अपील्स फॉर इनकम टैक्स एंड वेल्थ टैक्स, अगर हमने कोई इनकम टैक्स और वेल्थ टैक्स के लिए कोई अपील की है कोर्ट में कि ज़्यादा लग गया या हम उससे सहमत नहीं है तो अपील के खर्चे भी लागत लेखों में नहीं आते हैं। एप्रोप्रिएशन अर्थात हमने कोई लाभों का नियोजन किया है वो भी लागत लेखों में नहीं आएंगे। कैपिटल नेचर एक्सपेंडिचर, कोई पूंजीगत व्यय किया है तो पूंजीगत व्यय भी कॉस्ट में नहीं आएगा। एक्सेप्शनल बैड डेट्स, अर्थात नॉर्मल बैड डेट्स से ज़्यादा अब नॉर्मल नेचर का अगर बैड डेट्स है तो वही कॉस्ट शीट में नहीं आएगा। तो ये ऐसी मदें हैं जो हमें लागत लेखों में शामिल नहीं करनी है। कॉस्ट शीट बनाते समय हमें इनको इग्नोर कर देंगे, नोट में डाल देंगे कि ये मदें कॉस्ट शीट में शामिल नहीं होती। तो इस तरीके से हम एलिमेंट ऑफ कॉस्ट एंड कॉस्ट क्लासिफिकेशन समझते हैं और इनके आधार पर कॉस्ट शीट हम बना सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, आपने ये वीडियो सुना, ध्यान से सुना, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया, ये लेक्चर पसंद आया तो इसको आप लाइक व सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आपने बहुत ध्यान से सुना, इसके लिए थैंक यू वेरी मच। ओके।